नमस्कार, मैं शिल्पी। संस्कृति आईएएस के आर्ट एंड कल्चर के इस सेशन में मैं आप सबका स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम लेक्चर 4 को देखने वाले हैं। लास्ट 3 लेक्चर्स आपके सामने आ चुके हैं। यदि आपने पहले वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उन वीडियोस को देखिए ताकि आज का जो लेक्चर है वो आप बेहतर तरीके से समझ सकें। यदि स्पेसिफिकली मैं कल के यानी कि लास्ट लेक्चर की बात करूँ, लेक्चर 3 की, तो उसमें मैंने आपको स्तूप स्थापत्य कला के बारे में पढ़ाया था और उसी से आज का ये लेक्चर पूरी तरह से कनेक्टेड है, क्योंकि आज हम स्तूप कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं, किन किन राज्यों में पाए गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। किस शासनकाल में कौन सा स्तूप मिला है, उसके क्या क्या विशेष मिले हैं और जो है वो एक स्तूप दूसरे स्तूप से किस प्रकार से भिन्न है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनको हम डिटेल से पिक्चर्स के साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आइए अपना पहला स्तूप देखते हैं क्या है। वो है धमेक स्तूप, जो कि उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, कहाँ से है? धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश से है। देखते हैं कि ये वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। यदि आप सारनाथ के बारे में जानते हैं तो ये बुद्ध के स्तूपों की यदि बात की जा रही है तो जो सारनाथ है वहाँ पर बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये मूलतः अशोक के काल में बनवाया गया था, परंतु वर्तमान संरचना जो है वो गुप्त काल की है। इसको बनवाया था अशोक काल ने, लेकिन वर्तमान की संरचना गुप्त काल की इसकी है। इसकी आकृति देखिए कैसी है, बेलनाकार आकृति है इसकी। यदि हम इसके निर्माण की बात करें तो इसमें ईंट और पत्थर दोनों का प्रयोग किया गया है इस स्तूप को बनाने में। आगे बढ़ते हैं। इसमें इसके निचले भाग में जो ये लगे आप देख रहे हैं पत्थर है, उस पर गुप्त काल के जो फूलों की नक्काशी है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। इस पिक्चर में शायद इतना बेहतर क्लियर नहीं है, लेकिन आप अपना देखेंगे, सर्च करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि गुप्त काल के जो समय की खूबसूरत नक्काशी होती थी फूलों की, वहाँ पर इसमें नीचे जो है उसको दर्शाया गया है, उसको बनाया गया है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने का जो पहला मैंने बताया था उपदेश था, वो जो है वो यहीं पर इसमें जो है पहले 5 शिष्यों को पहला उपदेश उन्होंने दिया था, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। अगले स्तूप की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है चौखंडी स्तूप, और ये कहाँ से है? ये भी वाराणसी के निकट सारनाथ से ही है, स्थित है ये। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? गुप्त काल में माना जाता है, लेकिन इसके मूल रूप से सम्राट अशोक द्वारा इसको जो है वो बनवाया गया था। गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। देखा जाता है कि सम्राट अशोक ने इसको मूल रूप से बनवाया था। आकार की यदि बात की तो इसके नाम से आपको क्या समझ आता है कि एक चौकोर कुर्सी पर, ध्यान दीजिएगा, चौकोर कुर्सी पर ठोस ईंटों के क्रमशः घटते हुए 3 मंजिलों के रूप में ऐसा प्रतीत होता है। देखिए 3 मंजिलों के रूप में कुछ इस तरह से चौखंडी स्तूप की बात कर रहा है। ये चौकोर कुर्सी पर एक ठोस ईंट के जो है क्रमशः घटते हुए क्रम में 3 इस तरह से जो है लेयर्स में ये बना हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है ये। आगे बढ़ते हैं। इसका वर्णन जो है वो चीनी यात्री हुइनसांग ने किया था। किसके द्वारा इसका वर्णन किया गया था? चीनी यात्री हुइनसांग के द्वारा किया गया था। ये जो फैक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं ये पीटी के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल पीटी। यदि आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें अगर ऐसे स्तूपों के एग्जांपल्स देंगे, पूछे जाए स्तूपों के बारे में, तो बेहतर आंसर देखने में आपका लगेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें ईंट और रोड़ी मतलब ईंट का जो छोटा पार्ट होता है उसको तोड़कर जो है वो रोड़ी होता है का बड़ी मात्रा में इसका उपयोग करके इसको बनाया गया है। ये विशाल स्तूप चारों ओर से आप देखेंगे तो ये अष्टभुजीय मीनारों से घिरा हुआ स्तूप है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चौखंडी स्तूप, ध्यान दीजिएगा, ये जो चौखंडी स्तूप है उसके एक शिलालेख में, किसके? चौखंडी स्तूप के एक शिलालेख के अनुसार हुमायूं ने चौसा की लड़ाई से भागते समय सारनाथ में शरण ली थी। देखिए चौखंडी के स्तूप में एक शिलालेख मिला था जिसमें पता चला था इस शिलालेख से कि हुमायूं ने जो चौसा की लड़ाई थी उस समय वहाँ से भागते हुए जो है वो सारनाथ में वहाँ पर शरण ली थी। ये क्वेश्चन आपसे देखिए कई बार पूछा गया है। स्टेट पीसीएस की भी बात करें तो उसमें ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ये फैक्चुअल है एकदम, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि चौसा की लड़ाई का जो वो अभिलेख है, जो मतलब जिसके बारे में वर्णन है, वो किस शिलालेख से मिलता है, तो वो आपको चौखंडी स्तूप के एक शिलालेख से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ देखिए आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे कि सिर्फ हम कला और संस्कृति के बारे में ही नहीं जानते, बल्कि अपने जितनी भी जो पुरानी घटनाएं, हमारी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम मेंस आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा आंसर निकल कर आएगा। अगले स्तूप की ओर चलते हैं जिसका नाम है धर्म राज्य का स्तूप। ये कहाँ से है? ये भी सारनाथ से है। सारनाथ में ये स्तूप अवस्थित है। इसका मूल भाग आप देखेंगे कि अशोक ने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहीं पर अशोक के का स्तंभ लेख भी मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अशोक का एक स्तंभ लेख भी मिला हुआ है और ऐसा माना जाता है कि अशोक ने इसे जो है बुद्ध
बुद्ध के पहले उपदेश की स्मृति में बनवाया गया था। तो अशोक ने क्या किया था कि बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था उसकी याद में इस स्तूप को जो है वो बनवाया गया था। याद रखेंगे कि किसके पहले उपदेश की स्मृति में कौन सा स्तूप बनवाया गया था? धर्मराज का स्तूप बनवाया गया था। चलिए अब अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के जितने भी स्तूप हैं उनके बारे में देखेंगे, उनकी पिक्चर्स के साथ उनके बारे में समझेंगे। आइए, पहला स्तूप जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है सांची का स्तूप। ये मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित है, जिसे यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है सांची के स्तूप को। तो क्या आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत के जो ऐसे जो ये स्थल है, जो ये हेरिटेज है, वो अभी वर्तमान में कौन कौन से ऐसे हेरिटेज हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज में जो है वो रखा गया है, वर्ल्ड हेरिटेज में घोषित किया गया है उसको? क्या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना चाहेंगे? चलिए आगे देखते हैं। इस स्तूप के चारों ओर देखेंगे कि बुद्ध के जो जीवन है उनकी विभिन्न घटनाओं को इसमें दर्शाया गया है। जैसे इसके स्तूप का जो ऊपर वाला भाग हो गया, हर्मिका हो गया, तोरण हो गया, आप देखेंगे कि इसमें छत्र हो गए, इत्यादि चीज़ों से इसमें कुछ कलाकृतियों के द्वारा कुछ उनके अवशेषों को रखकर, उनके पवित्र अवशेषों को रखकर उनके बुद्ध के जीवन काल की चीज़ों को इस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली दर्शाया गया है। और अशोक के जो महत्वपूर्ण घटना स्थल है उनको भी यहाँ पर उकेरा गया है। क्या कह रहे हैं कि अशोक के महत्वपूर्ण घटना स्थल पर जाने के आख्यानों से संबंधित दृश्यों को इसमें सुसज्जित किया गया है। इन दृश्यों में बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से खाली सिंहासन, पद, छत्र और स्तूप आदि के साथ दिखाया गया है। बेसिकली जैसे कल मैंने आपको बताया था, इसमें इनका जो ये इस प्रकार से रहता है, इसमें तोरण में इनके काफ़ी चित्र आपको देखने को मिलेंगे। इसमें हाथी का, शेर का, इस तरह के काफ़ी चित्र मिलेंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बुद्ध के जो है वो प्रतीक हैं। उसमें मैंने उसके बारे में आपको कल लेक्चर में बताया था। यदि हम इसके बात करें यहाँ के हर्मिका की, तो क्या है स्तूप? क्या है बेसिकली स्तूप? क्या है? वहाँ पर मृत व्यक्ति के जो है वो किसी विशेष मृत व्यक्ति के अवशेषों और उनकी राख को रखा जाता है। तो हर्मिका में आप देखेंगे बुद्ध के जो अवशेष हैं, पवित्र अवशेष और शिष्यों के पवित्र अवशेषों को यहाँ पर रखा जाता है। वही चीज़ यहाँ पर की जा रही है। कल का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि सारी चीज़ें क्लियर होती रहे। ये देखिए उसका तोरण है, ये जो द्वार है वो इस तरह से कुछ बना रहता है। इसमें कई सारी कलाकृतियों को ऐसे बनाया गया है, उभारा गया है। चलिए, ये बेतवा नदी के किनारे है। पीसीएस में और यूपीएससी की भी यदि मैं बात करूँ तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, कुछ नदियों नाम दे दिए जाते हैं और एक तरफ स्तूप दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा स्तूप है मैच द फॉलोइंग में जो है वो इस नदी के किनारे बसा हुआ है, इस नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। चलिए आगे इसमें देखते हैं हम। एक चीज़ और आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगी, यहाँ पर ज़रा अपनी नज़र को ज़रा ठहराइए और देखिए। यदि इसमें नहीं दिख रहा है तो नेट पे जाके देखिए। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात है कि यहाँ पर से एक जो लाफिंग बुद्धा है, लाफिंग बुद्धा के बारे में आप सबने सुना होगा। तो उनके जो साक्ष्य हैं वो आपको यहाँ पर सांची के स्तूप का जो तोरण है वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं इस तरह से। तो लाफिंग बुद्धा के जो साक्ष्य है, जो इनके बारे में पहली बार पता चला, तो वो सांची के स्तूप से ही पता चला था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आगे देखते हैं हम। अगला क्या है, इसका मुख्य स्तूप क्या है? मूलतः सम्राट अशोक ने 3री शती ईस्वी में इसको जो है ईशापुर में बनवाया गया था। कल मैंने इस चित्र को बहुत अच्छे से आपको एलॉबरेट किया था, एक एक शब्द को समझाया था, इसकी आधारभूत संरचना कैसी होती है स्तूप की, इसके अंग क्या क्या होते हैं, उन अंगों के मतलब क्या क्या होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पीटी और आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट स्किप दैट वीडियो। ठीक है, शुंग शासनकाल की यदि हम बात करें तो इसमें आकार इसका 2 गुना कर दिया गया और आगे चलकर इसी शुंग शासक के संरक्षण में इसका विकास जो हुआ है। तो प्रारंभिक में आप देखते हैं स्तूप का मूलतः सम्राट अशोक ने 3री शती में इसको बनवाया। बाद में शुंग शासनकाल में इसका देखेंगे धीरे धीरे विकास होता रहा है। अपनी नज़र को ज़रा यहाँ लाइए। यह बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। ये जो स्तूप है वो हीनयान शाखा से संबंधित है। क्यों ऐसा बोला गया है? देखिए, बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय थे, अभी भी हैं। जैसे बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। तो इनमें हमें डिफरेंस समझना होगा ताकि ये चीज़ आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से स्पष्ट हो सके आपको। ठीक है, तो हीनयान क्या है? इसमें बुद्ध को महापुरुष के रूप में जो है वो बताया गया है और बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। वहीं यदि हम महायान की बात करें तो इसमें बुद्ध को देवता माना गया है और बुद्ध की इसमें मूर्ति पूजा होती है। किसमें? महायान में, जबकि हीनयान में ऐसा नहीं है। तो देखेंगे कि जो आरंभ के जो स्तूप है उसमें हीनयान से ही डायरेक्टली संबंधित है। तो यह बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्योंकि सांची का स्तूप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस पर बौद्ध धर्म और जातक कहानियों से संबंधित शिल्प एवं मूर्तियां भी पाई जाती हैं।
कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भरोत हो गया और जो सांची का स्तूप है स्पेसिफिकली आपको जो जातक कथाएं हैं उसी में देखी गई हैं, उनकी जो तोरण है उनकी वेदिकाएं हैं उसी में जातक कथाओं को जो है वो चित्रों के द्वारा मूर्तियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही आम जनजीवन से संबंधित जो विषय होते हैं जैसे नाग नागिन हो गया, जानवर, यक्ष यक्षिणी हो गया आदि के भी शिल्प से संबंधित वहाँ पर चित्रों को बनाया गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। निर्माण में देखेंगे लकड़ी और पत्थर का इसके प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है भरूत स्तूप। अगला स्तूप हमारा आज का क्या है भरूत स्तूप। देखिए कुछ इस तरह का उसका अंश मिला है। यह भी मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। उसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1873 में की थी। इसके निर्माण की यदि बात की जाए तो सम्राट अशोक के काल में और इसका विकास कब हुआ था, शुंग काल में हुआ था। देखिए आप देख रहे होंगे जितने भी स्तूप हैं हम अभी तक पढ़ रहे हैं उसमें सम्राट अशोक का नाम कई बार आया हुआ है। वही बात फिर मैं रिपीट करूंगी। कल के लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि अशोक ने अपने जीवन काल में 83,000 स्तूपों का निर्माण कराया था और इस तरह की चीज़ें जो है स्तूप जो है वो अशोक के शासनकाल में ज़्यादा देखने को मिली है। तो आप देखेंगे अधिकतर आपको अशोक के काल का नाम का वर्णन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका केंद्रीय भाग आप देखेंगे लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था और शेष भाग जो है वो साधारण ईंटों से बना हुआ था। कुछ इस तरह की कलाकृति है। पिक्चर देखेंगे समझेंगे चीज़ों को तो बेहतर समझ डेवलप हो सकेगी। आगे देखते हैं कि इसकी वेदिका और तोरण द्वारा दोनों पर शिल्पांकन किया गया है। कल जब मैंने आपको बताया था उसमें जो इसका तोरण है और जो वेदिका है जैसे मैंने बताया था उल्टे कटोरे के समान स्तूप होता है। कुछ इस तरह की ये मेदी होती है, ये क्या होता है इसका प्रदक्षिणा पथ होता है और ये क्या होता है वेदिका होती है। इसकी क्या बात कर रहा है ये तोरण है इसका। ठीक है, ये देखिए बहुत रफ मैंने बनाया है क्योंकि कल मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो ये क्या कह रहा है इसकी वेदिका यानी कि इसकी जो वेदिका है ये और इसके तोरण द्वार पर दोनों पर शिल्पांकन किया गया। इस पे चित्रों को उकारा गया, उनकी जो जातक कथाएं हैं उनको बताया गया और बौद्ध के जीवन से के जो आदर्श हैं उनको वहाँ पर दर्शाया गया है। बेसिकली इसका अधिकांश भाग आप देखेंगे नष्ट हो चुका है। यदि हम वर्तमान में इसके अवशेषों की बात करें तो कुछ कलकत्ता और प्रयागराज के संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। तो अभी पूछा जाए कि इसके अवशेष जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, ऐसा अगर पूछा जाए तो ध्यान देना है वहाँ पर अभी भी कुछ अवशेष हैं जो कलकत्ता और प्रयागराज के जो म्यूजियम है उसमें सुरक्षित रखे गए हैं। ठीक है, स्तूप के चारों ओर 4 यहाँ पर तोरण बने हुए। तोरण आपको बता दिए किस तरह से बने होते हैं, कुछ इस तरह से इसमें तोरण बना होता है। ठीक है, तोरण द्वार बने हुए हैं। यह बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। अभी मैंने डिस्क्राइब किया था कि डिफरेंस क्या होता है हीनयान और महायान में। यहाँ पर देखेंगे बौद्ध धर्म एवं जातक कहानियों से संबंधित शिल्प एवं मूर्तियां जो है वो उस पर उत्कीर्ण रूप से बनाई गई हैं, उनके जनजीवन से यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। भरूच जो तोरण है, जो गेट है, जो द्वार है, उनकी जो बड़ेरियो मतलब समझते हैं आप, बड़ेरियो मतलब बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं कि बाउंड्रीज के दोनों ओर के गोल सिरों पर मकर आकृतियों का यानी कि मछली की आकृतियों का यहाँ पर चित्रांकन किया गया है और अत्यंत ये काफी प्रभावी प्रतीत होती है। देखिए इन मकर आकृतियों को शिशु मारसिर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? शिशु मारसिर भी कहा गया है इन मकर यानी कि मछली की आकृतियों को। चलिए आगे देखते हैं। आज के अपने तीसरे राज्य के बारे में जान लेते हैं जहां पर ऐसे स्तूप पाए गए हैं, वो कैसे डिफरेंट है बाकियों के स्तूप से। चलिए देखते हैं वो किन किन नदियों पर जो है वो नदियों के किनारे अवस्थित है। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो पहला स्तूप जो है काफी नाम से आप इसका नाम कई बार सुना होगा, अमरावती स्तूप। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान दीजिएगा। इसकी खोज कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में की थी। यदि इसके निर्माण की हम बात करें तो सातवाहन और इक्ष्वाकु शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आने वाले आंध्र प्रदेश के जितने भी आप अभी जो है वो स्तूप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इनका नाम, इन शासकों का नाम अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि वो सारे स्तूप देखेंगे जो इक्ष्वाकु हैं शासक हैं, उन्हीं के निर्माण में इनका जो है वो आधारशिला रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें पाषाण के स्थान पर अब संगमरमर का प्रयोग किया जाने लगा, यानी कि पत्थरों के स्थान पर अब इसमें संगमरमर का प्रयोग किया जाने लगा। ये पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं। इसका जो कुछ मूल स्तूप है वो घंटाकार का था, जिसके शीर्ष पर चौकोर हर्मिका और बीच में आप देखेंगे छत्रों से युक्त भव्य स्थान है। यहाँ पर ये इसकी हर्मिका रही। ठीक है, ये हर्मिका हो गई, काफी इंपॉर्टेंट होता है स्तूप का कोई भी पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो क्या है? हर्मिका है। इसके बाद छत्रों की बात करें तो कुछ इस तरह के यहाँ पर 3 छत्र होते हैं। ये किसके प्रतीक होते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ के, यानी कि समुदाय के प्रतीक होते हैं। कल पढ़ाया है मैंने। युक्त भव्य स्तंभ एक इस प्रकार से बना हुआ है। चलिए देखते हैं। इसके तोरण की वेदिका पर चारों ओर जो है वो शेरों को चित्रांकित किया गया है। स्त्री पुरुष
बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट इस तरह की लाइन पूछी गई कि इस तरह के जो अवशेष हैं देखेंगे, स्त्री पुरुष की दुबली पतली लेकिन लंबी शारीरिक संरचना जो है वो किस शैली में देखने को मिली है, तो वो अमरावती शैली में देखने को मिली है। क्या है, इसकी अपनी विशेषता है। मानवाकृतियों की भावभंगिमा, उसके जो एक्सप्रेशंस है उनकी भावभंगिमाएं हैं उनको दर्शाया गया है, जिसमें सहज तकनीकी दक्षता प्रतीत होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आयक चबूतरों की यदि बात करें, देखिए यहाँ पर मैंने क्यों हाईलाइट किया, इसमें आप देखेंगे जो अभी इस साल का 2022 का यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ है पीजी का, उसमें डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं कि आयक चबूतरों का निर्माण किया गया है इस स्तूप में, जिसका उद्देश्य स्तंभ को आधार प्रदान करना है। ठीक है, नागार्जुन कोंडा, यदि हम उसके स्तूप की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में ये भी आप देखेंगे कि कृष्णा नदी पर गुंटूर जिले में, जो गुंटूर जिला है उसमें ये अवस्थित है। मूल स्तूप का जीर्णोद्धार किसने करवाया, देखिए फिर से वही आ गया, इक्ष्वाकु राजकुमारी चामतिसिरी ने। किसने, चामतिसिरी राजकुमारी जी हैं, उन्होंने 3वीं सदी में किया था। और इस दौरान यहाँ पत्थर के आयक स्तंभ बनाए गए थे। किसके, पत्थर के आयक स्तंभ यहाँ पर बनाए गए थे। किसकी बात कर रहे हैं हम, नागार्जुन कोंडा स्तूप की बात कर रहे हैं। इस स्तूप का परिसर में आप देखते हैं एक समान वस्तु योजना नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक समान वस्तु योजना नहीं है, कहीं पर इसमें ज़्यादा स्तंभ है, कहीं इसमें कम स्तंभ है, कहीं पर इसमें ईंटों का प्रयोग हुआ है इनके निर्माण में, कहीं इस पर देखेंगे पत्थरों का जो है वो इस्तेमाल हुआ है इनके निर्माण में। तो कुछ इस तरह से है। इसकी दीवारें गोल ईंटों से निर्मित की गई, इसकी दीवारें जो है वो गोल ईंटों से निर्मित की गई हैं। देखिए यहाँ पर ईंटें या फिर बलुआ या इस तरह बलुआ पत्थर या इन सब चीज़ों का नाम क्यों लिया जा रहा है, आपको पता रहे कि कैसे ये बाकी के जो स्तूप हैं एक दूसरे से भिन्न हैं, इनमें क्या विशेषताएं हैं। जब आप इनको मेंस आंसर राइटिंग में इसको स्पेसिफिकली आप चार्ट बनाकर लिखेंगे तो बेहतर आंसर आपका लगेगा। और डिफरेंस के साथ, कहते हैं ना किसी चीज़ के बीच में बिटवीन द डिफरेंस की बात अगर की जाए तो वहाँ पर आंसर आपका अच्छा दिखता है और तुलनात्मक रूप से किया हुआ अध्ययन काफ़ी इफेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बनी 2 चक्र जैसी आकृतियां बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, किसका चिन्ह है, ये बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह है। नागार्जुन कोंडा को क्या कहा गया है, विजयपुर या विजयपुरी भी कहा जाता है। देखिए इस तरह के शब्दों को लिखकर पूछा जा सकता है इसको क्या कहा जाता है या ये किस स्तंभ से जो है वो संबंधित है। इस पर हमें ध्यान देना होगा कि किस स्तूप से ये संबंधित है, तो नाम बदल के भी आपको यहाँ पर जो है वो अच्छे से याद करना होगा। जैसे विजयपुर और विजयपुरी भी इसको नागार्जुन कोंडा स्तूप को कहा जाता है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो 1926 ईस्वी में लॉन्गहर्ट्स नामक विद्वान ने यहाँ के पुरावशेषों की खोज की थी। किसने, यहाँ पर लॉन्गहर्ट्स नामक विद्वान ने पुरावशेषों की यहाँ पर खोज की थी। स्तूप से मिले अभिलेखों से पता चलता है कि इक्ष्वाकु राजाओं को रानियों का बौद्ध धर्म के प्रति लगाव परिलक्षित होता है। उस तरह के चित्रों को, उस तरह से मूर्तियों को यहाँ पर दर्शाया गया है जिससे इस तरह की चीज़ों को जो है परिलक्षित होती है, इस तरह की चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रही। देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताने का एक अंतिम उद्देश्य यही है ताकि आप इसकी रोज़ जो है वो क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करें, इनको समझें, इनका नोट्स बनाएं और पीटी के लिहाज से भी और मेंस के एस्पेक्ट से भी आपको ध्यान में रख के अपने नोट्स को बनाना है। जैसे यहाँ पर पिक्चर्स के साथ चीज़ों को जो है दर्शाया जाता है, उनको यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है, उसका मेन कारण यही है ताकि आप एक बेहतर अच्छी समझ डेवलप कर सकें। ठीक है, इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल पर आप इसी तरह निरंतर बने रहें, अपने सुझाव हमें देते रहें और जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते रहें उसके उत्तर अगर आप देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ताकि आपकी तैयारी भी निरंतर बनी रहेगी हमारे लेक्चर्स के जरिए। तो चलिए इसी के साथ अब हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम निरंतर इसी तरह और मेहनत करते रहें। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।